नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल विराट एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जो कि कोरोना काल चला हुआ है, ठीक है, तो आपको CTET का बैच अभी फिलहाल चलेगा, उसकी तैयारी के लिए हम कुछ वीडियो लेके आए हैं। उसी वीडियो में हमने पहला पार्ट पढ़ा था ग्रंथि के बारे में। उस ग्रंथि में हमने मिश्रित ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ा था और उसका एक पार्ट बचा हुआ था, उसका है भाई बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि का पार्ट 2 हम लेके आए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आप हमारा सहयोग करेंगे। तो भाई देखिए, पार्ट 2 में क्या है कि सबसे पहले की बाह्यस्रावी ग्रंथि होती कौन सी है। बाह्यस्रावी ग्रंथि वे होती हैं भाई, सबसे हमने पढ़ा था कि बाह्यस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथि होती हैं कि जिसमें हमारे एंजाइम बाहर आते हैं, एंजाइम बाहर निकलते हैं भाई, ठीक है। वे ग्रंथियां जिनसे एंजाइम बाहर निकलते हैं वो बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं भाई, ठीक है। और भाई एक इनका संबंध, ऐसी ग्रंथि इसका संबंध रक्त से नहीं होता है भाई, रक्त से इसका संबंध नहीं होता। जैसे आंसू आते हैं तो क्या रक्त बाहर आता है, ठीक है, तो इनका संबंध रक्त से नहीं होता। ये ग्रंथियां एंजाइम बाहर निकालती हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे पहली ग्रंथि है हमारी सेरुमन ग्लैंड, सेरुमन ग्लैंड भाई, या सेरुमन ग्रंथि भाई, ठीक है। सेरुमन ग्रंथि हमारे कान में पाई जाती है भाई, कान में पाई जाती है। सीधा सा प्रश्न आ जाए कि सेरुमन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। ये कान में पाई जाती है और भाई ये कान में मोम का निर्माण करती है, मोम का निर्माण करती है, ठीक है। तो देखा होगा आपने, जब भी हम नहाते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो हमारे कान को ऐसे ऐसे करते हैं, और देखा होगा जैसे जैसे हम कान को ऐसे ऐसे करेंगे तो कुछ तरल पदार्थ हमारे हाथों पर लगेगा, या जिसको भाई देसी साहब मडंगा भी कह दें हाँ, या भाई मल भी कह दें हाँ, उसका निर्माण करती है, ठीक है। और ये ग्रंथि एक कहती है कि मेरे को जितना आप घिसोगे मैं उतना ही जल्दी आपका काम करूँगी। तो जितना कान खुजाओगे उतना ये मैल बाहर निकालेगी। तो सेरुमन ग्रंथि का काम यह था कि सेरुमन ग्रंथि कहाँ मिलती है, कान के अंदर पाई जाती है और मोम का निर्माण करती है भाई। उसके बाद हमारी दूसरी ग्रंथि आती है मेमोबियन ग्रंथि भाई, मेमोबियन ग्रंथि। मेमोबियन ग्रंथि क्या होता है, ये मेमोबियन ग्रंथि आँख में पाई जाती है भाई, आँख में पाई जाती है, ठीक है। आँख के नीचे वाले भाग में ये ग्रंथि पाई जाती है भाई। ये क्या करती है, कीचड़ तथा तेल का निर्माण करती है, कीचड़ तथा तेल का निर्माण करती है, ठीक है। जैसे देखा होगा आपने कि सुबह से लेकर शाम तक हमारी आंखों में बहुत सारा कचरा चला जाता है, ठीक है। तो उस आंख को बचाने के लिए ग्रंथि क्या करती है, तेल का निर्माण करती है, जिसको एक्वेस ह्यूमरस बोलते हैं। जैसे कि हमने आंख के चैप्टर में बताया था कि एक्वेस ह्यूमरस आंख को गोल भी करता है और इसकी रक्षा करता है, ठीक है। तो ये कीचड़ तथा तेल का निर्माण कर देती है, जिससे आंख में जाने वाला जो भी पदार्थ है, हमारा मच्छर है, मक्खी है, वो मर जाता है और आंख हमारी साफ हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह उठकर हम आंखों से ऐसे ऐसे करते हैं, जिसको हम ढीड निकालते हैं। कई की आंखें खराब हो जाती हैं कंजक्टिवा के कारण, कंजक्टिवा आंखों को लाल कर देता है भाई, है ना, हमारा जो श्वेत पटल है वो लाल हो जाता है, जिसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं। उसके कारण भी हमारी आंखों में ज़्यादा ढीड का निर्माण होता है भैया, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो ग्रंथि है हमारी, तीसरी ग्रंथि है लैक्राइमल ग्रंथि भाई, लैक्राइमल ग्रंथि, ठीक है। ये भी आँख में पाई जाती है भाई, आँख में पाई जाती, ये आँख के ऊपरी भाग में पाई जाती है भाई। ये क्या करती है, ये आंसू तथा आंसू का निर्माण करती है भाई, ये आंसू का निर्माण करता है। अब मेरे को एक बताओ, जब भी हमारे आंसू आते हैं क्या हमारी आंखों से रक्त निकलता है? क्या हमारी जब आंखों से आंसू आते हैं तो क्या रक्त निकलता है? नहीं निकलता। तो क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। तो आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है? आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है।
ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ठीक है भाई। और भाई आंसू का पीएच वैल्यू कितना होता है कमेंट करके बताना है। इसका पीएच वैल्यू होता है 7.4 भाई, आंसुओं का पीएच वैल्यू होता है 7.4 भाई। ठीक है, ये और क्या करती है, आंसुओं का निर्माण करती है, आंसुओं को स्टोर करती है। आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, और आंसुओं का पीएच वैल्यू होता है भाई 7.4 भाई। ठीक है, तो 3 ग्रंथियां थी और तीनों ग्रंथि से देखा कि हमने एंजाइम निकाला। तो ये कौन सी ग्रंथि है हमारी, ये है हमारी बाह्य स्रावी ग्रंथि। और तीनों ग्रंथियों ने जब एंजाइम निकाला, क्या इसका संबंध रक्त से था, नहीं था, जबकि जो अंतःस्रावी ग्रंथि थी उसमें हार्मोन निकल रहा था। और हार्मोन कब निकला, हार्मोन का संवहन कब होता है, जब हमारे रक्त से वो कनेक्ट होती है। ठीक है, तो उसके बाद भाई, उसके बाद चौथी जो ग्रंथि है हमारी, चौथी जो ग्रंथि है वो है भाई हमारी स्वेद ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि या स्वेट ग्लैंड भाई, स्वेद ग्रंथि या स्वेट ग्लैंड। ये भाई पसीने का निर्माण करती है, पसीने का निर्माण करती है। देखा हुआ आपने, आपके चेहरे पर या सभी पसीना आ जाता है, ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो भी आपके पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो ग्रंथियाँ हैं स्वेद ग्रंथि जो पसीने का निर्माण करती हैं। और पसीने के अंदर भाई नमक होता है, पसीने के अंदर नमक पाया जाता है। नमक का सूत्र होता है NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। देखा होगा ज़्यादा गर्मी में जब हम काले कपड़े पहन लेते हैं और धूप में चले जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे जो त्वचा है वहाँ पर एक सफ़ेद सी परत हो जाती है, वो पसीना होता है। वो पसीने के रूप में नमक हमारे शरीर से या सोडियम क्लोराइड हमारे बाहर निकल रहा है भैया। तो उस पसीने का निर्माण करने वाली कौन सी है, स्वेद ग्रंथि। ये आपकी बॉडी के हर पार्ट्स पर मिलेंगी भाई स्वेद ग्रंथियाँ भाई। ठीक है, उसके बाद भाई जो पाँचवीं जो ग्रंथि आती है, पाँचवीं जो ग्रंथि आती है वो होती है सीबेकस ग्रंथि, सीबेकस ग्रंथि या तैलीय ग्रंथि भाई, सीबेकस ग्रंथि या तैलीय ग्रंथि भाई। ठीक है, ये भाई कहाँ मिलेगी, ये नाक के ऊपर मिलती है, नाक के ऊपरी भाग पर ये पाई जाती है भाई। ठीक है, और भाई ये सीबम का निर्माण करती है, सीबम का निर्माण करती है। सीबम को देसी हिसाब में रैद भी बोलते हैं भाई। ठीक है, एक मोम जैसी संरचना होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सीबम का निर्माण करती है। कहाँ मिलेगी, ये नाक पर पाई जाती है भाई। ठीक है, नाक पर पाई जाएगी। ठीक है, देखा होगा सुबह उठ के ही, जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो हमारी नाक के ऊपर एक तेलहा लगा होता है, वो तेल नहीं होता, वो सीबम होता है भाई। और सीबम का निर्माण करती है सीबेकस ग्रंथि। कहाँ मिलेगी, नाक के ऊपर हमें मिलेगी भाई। ठीक है, अब देखा होगा सुबह उठ के अगर हाथ लगाएंगे तो क्या कहेंगे, ओ माई गॉड माई ऑयली स्किन। ठीक है, तो लड़की ऐसे बोलती है ओ माई गॉड ऑयली स्किन, और फिर क्या करेंगी, वो जाके भाई ब्यूटी पार्लर के पास चली जाएंगी, और ब्यूटी पार्लर के पास चले जाएंगी तो भाई वो आप फेशियल वगैरह करवा लेंगी। लेकिन ये निकलना तो बंद नहीं होगा, ये तो निकलेगा। ठीक है, और ये अंदर ही अंदर रहेगा। फिर देखा हुआ, जैसे आप देख रहे हो मेरे नाक के ऊपर एक फुंसी होती है, या गुमड़ी बोलते हैं देसी हिसाब में। ठीक है, ये पिंपल बोलते हैं। तो फिर क्या कहेंगे, ओ माई गॉड माई ऑल ब्यूटी ड्यू टू डिस्ट्रॉय ड्यू टू हैवी पिंपल। तो पिंपल उसी के हिसाब से निकल रहा था, उसको बंद कर दिया, लेकिन वो अंदर अंदर ही स्टोर होता गया और निकल गया। ठीक है, और भाई इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो सीबम होता है या जो सीबेकस ग्रंथि होती है, ये पशु तथा पक्षियों में भी पाई जाती है, भी पाई जाती है। जैसे हम गाय के शरीर के ऊपर हाथ फेरते हैं तो उसका समूत होता है बिल्कुल वो, और देखा होगा आपने एक लहर सी चलती है, वो सीबम के कारण होती है। अब पक्षियों के पंख क्यों नहीं बिक पाते, क्योंकि पक्षियों के पंख पर सीबम पाया जाता है। जैसे बारिश आई, पक्षी के पंख बिगड़ने के बाद उसने पंख फड़फड़ाए और उसके पंख सूख जाते हैं, वो किसके कारण भाई, सीबम के कारण भाई। तो सीबम का निर्माण कहाँ होता है, सीबेकस ग्रंथि। सीबेकस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, नाक पर, और पशु और पक्षियों की त्वचा पर भी मिलती है भैया। ठीक है, उसके बाद भाई अगली जो ग्रंथि है हमारी, अगली जो ग्रंथि है, छठी जो ग्रंथि आती है जो,
वो आती है भाई हमारी छठी जो ग्रंथि होती है, वो ग्रंथि हमारी है भाई लार ग्रंथि भाई, लार ग्रंथि। ठीक है, सिल्वेरी ग्लैंड बोलते हैं इंग्लिश में इसे, लार का निर्माण होता है। ठीक है भाई। और भाई आदमी के अंदर मुख्यतः 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पैरोटिड लार ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, और एक होती है सब लीगुल। ठीक है, ये 3 प्रकार की जोड़ियां हमारी लार के अंदर पाई जाती है। जैसे ही आपने देखा हुआ कोई खाना खाता है और आपको भूख लगी हो, किसी को देखकर आपके मुंह से लार टपक पड़ती है, तो लार टपक पड़ती है, तो वही 3 ग्रंथियां होती हैं। ये 3 ग्रंथियां होती हैं जो लार ग्रंथि को बाहर निकालती हैं। एक प्रश्न पेपर में हो जाता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है वो होती है पैरोटिड लार ग्रंथि भाई। सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड लार ग्रंथि होती है। और सांप का जहर भी इसी ग्रंथि के अंदर होता है भाई। ठीक है, तो कमेंट करके मेरे को बताना कि दुनिया का सबसे खतरनाक सांप कौन सा होता है। ठीक है, और एक ये बताना है कि भारत का सबसे खतरनाक सांप कौन सा है। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड लार ग्रंथि भाई। ठीक है, जो लार ग्रंथि से भाई, जो लार ग्रंथियां हैं, इनसे 4 एंजाइम निकलते हैं भाई। 4 एंजाइम निकलते हैं। कौन से निकलते हैं? एक निकलता है टाइलिन, एमाइलेज, म्यूकस, और चौथा होता है भाई लाइसोजाइम भाई। ठीक है, बोले भाई लाइसोजाइम, टाइलिन, एमाइलेज, म्यूकस और लाइसोजाइम। ठीक है, टाइलिन ये क्या करता है? मंड का पाचन करता है भाई। ठीक है, एमाइलेज क्या करता है? ये वसा का पाचन करता है। ठीक है, म्यूकस ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। ठीक है, लाइसोजाइम ये हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। ठीक है, तो मंड का पाचन करेगा टाइलिन, वसा का पाचन करेगा अमाइलेज, भोजन को चिपचिपा बनाएगा म्यूकस, और हानिकारक जीवाणुओं को मारता कौन है? लाइसोजाइम भाई। और बाकी इनकी डिटेल मैं आपको पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ाऊंगा भैया। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास सर एंजाइम के बारे में छोटा बातें बतानी थी उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद जो हमारी 7वीं जो ग्रंथि है, 7वीं ग्रंथि है वो है भाई जठर ग्रंथि भाई। जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड भाई, या गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है भाई, जठर रस निकलता है। ठीक है, जठर रस निकलता है, और इस जठर रस के अंदर भाई 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है रेनिन और एक पाया जाता है पेप्सिन। ठीक है, जठर रस के अंदर 2 एंजाइम पाए जाते हैं, रेनिन और पेप्सिन भाई। ठीक है, अब एक बात देखो, जो रेनिन है वो दूध में पाई जाने वाली केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। दूध में पाई जाने वाली केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, और पेप्सिन ये प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, कि दूध में पाई जाने वाली केसीन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है, और प्रोटीन को पेप्टोन में कौन तोड़ता है? पेप्सिन। और ये कहाँ से निकलते हैं? जठर ग्रंथि से और जठर रस के अंदर। एक प्रश्न आ सकता है कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये अमाशय के अंदर पाई जाती है भाई।
ठीक है, जहां आपका खाना 3 से 4 घंटे रहता है, यानी स्टोमच यानी अमाशय रहता है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अमाशय की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, उसके बाद तो जठर ग्रंथि से ये निकलते हैं भाई। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि आपका जठर ग्रंथि अच्छे से काम नहीं करती है। ठीक है, आपकी जठर ग्रंथि अच्छे से काम नहीं करती है तो आपके पेट में गुड़गुड़ होना स्टार्ट हो जाती है, ज्वाइन डकार आना स्टार्ट हो जाती है। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे कि डॉक्टर साहब मेरे को तो ज्वाइन डकार आ रही है, तो कुछ बताइए। तो फिर डॉक्टर क्या करेगा, या तो आपको क्या करेगा, इनो दे देगा, या फिर ये कहेगा कि भाई सतमोल्ला आजमोल्ला का आप पाचन कर लो, आपकी अच्छी से पाचन हो जाएगा, या फिर कायम चूर्ण करेगा, यानी आपका जठर ग्रंथि अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देगी। अब जठर ग्रंथि काम नहीं करेगी तो नहीं तो दूध को भाई पेशियंट प्रोटीन का पाचन होगा, और नहीं भाई प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो ये 7 ग्रंथियां थी भाई। उसके बाद भाई 8वीं जो ग्रंथि है और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है वो है भाई हमारी यकृत भाई। वो कौन सी हमारी, वो है भाई हमारी यकृत। ठीक है, यकृत जिगर, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, एक मिनट बोर्ड को अच्छे से साफ कर लो भाई, थोड़ा सा गिल्ला है। ठीक है, तो हमारी ग्रंथि है भाई यकृत, यकृत या जिगर भाई, यकृत या जिगर भाई, यकृत या जिगर भाई। ठीक है, ये दो हमारी एक कोशिका है यकृत या जिगर भाई। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं भाई। ठीक है, यकृत या लीवर भी हम इसको कहते हैं भाई। ठीक है, तो भाई अब देखो, सबसे पहले तो प्रश्न होता है कि यकृत किन कोशिकाओं का बना होता है। तो ये 2 कोशिकाओं का बना होता है, एपेटिक कोशिका तथा कुफर सेल भाई, कुफर सेल। ये 2 कोशिकाओं का बना होता है, एपेटिक कोशिका और कुफर सेल का ये बना होता है भाई। ठीक है, बना होता है। इसका भार कितना होता है, इसका भार भाई 1500 से लेकर 2000 ग्राम तक होता है भाई। ठीक है, और एक प्रश्न ये भी आता है कि सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, वो भी हमारा यकृत, जिगर या फिर लीवर ही होता है भाई, सबसे बड़ी। और सबसे बड़ी कोशिका भी है क्योंकि भाई इसका भार 1500 से लेकर 2000 ग्राम तक होता है, यानी 1500 से लेकर 2 किलोग्राम तक ये होता है भाई। सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि भी कौन सी होती है हमारी, ये होती है भाई यकृत या जिगर या लीवर भाई। ठीक है भाई, उसके बाद भाई इसके बारे में देखिए, अब थोड़ा सा डिटेल के बारे में पढ़ते हैं भाई। डिटेल में सबसे पहले तो यह क्या करती है, क्षतिग्रस्त अंगों को स्वयं ठीक कर लेती है भाई। ठीक है, क्षतिग्रस्त अंगों को स्वयं ठीक कर लेती है भाई। ठीक है, जो आपका यकृत है वो दाहिने तरफ होता है भाई। ठीक है, इस तरफ हमारा होता है। ठीक है, तो अगर आपका इस साइड में कोई भी चोट लगेगी, इस साइड में अगर कोई चोट लगती है तो ये स्वयं ठीक कर लेगा। ठीक है, अगर इस साइड में आपको चोट लगती है तो आपकी नहीं ठीक करेगा। इस साइड में अगर आपको कोई चोट लगती है तो आपका यकृत है जो क्षतिग्रस्त अंगों को स्वयं ठीक कर लेता है भाई। उसके बाद भाई दूसरा काम क्या होता है इसका, दूसरा काम क्या होता है, ये फ्राइबिनज़ोन, प्रोथ्रोम्बिन, इपेरिन तथा एल्बुमिन प्रोटीन का निर्माण करता है भाई, निर्माण करता है। तो फ्राइबिनज़ोन, प्रोथ्रोम्बिन, इपेरिन, एल्बुमिन और प्रोटीन का निर्माण करता है भाई। ठीक है,
अगर भाई अगर आपको चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का या रक्त को जमाने का काम किसका होता है? वो फाइब्रिन जोन और प्रोथ्रोम्बिन का होता है। ठीक है, तो आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं, यहां से आपने कमेंट में देना है कि रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र में कितना समय लगता है। ये दोनों प्रश्न आपके या दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आशा करते हैं भी आगे भी आए। तो इन दोनों को आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, उसके बाद भाई फिर भाई इपेरिन, इसका काम क्या होता है? इपेरिन का काम होता है भाई कोशिका में रक्त को न जमने देना। जब भी सेल या कोशिका में आपका रक्त जमाएंगे, दोनों देखो रक्त जमाने का काम इनका है, लेकिन जब ये कोशिका में जमाएंगे ना तो ये आएगा, इनको लात मारेगा, नहीं आपको मैं कोशिका में रक्त नहीं जमाने दूंगा। ठीक है, तो रक्त को जमाने का काम इनका है, जबकि कोशिका में रक्त को न जमने देने का काम किसका होता है? इपेरिन का होता है। और बाकी इनके बारे में डिटेल में हम आपको पाचन तंत्र या ब्लड के चैप्टर में भी बताएंगे। ठीक है भाई, उसके बाद तीसरा काम क्या होता है? भाई एक ये क्या करता है? बिलिरुबिन का निर्माण करता है। बिलिरुबिन का निर्माण कहाँ होता है? बिलिरुबिन का निर्माण यकृत के ही अंदर होता है भाई। ठीक है, बिलिरुबिन का निर्माण यकृत के अंदर होता है, जो आपके लैट्रिन के रंग को पीला करता है। लैट्रिन का रंग पीला किसके कारण होता है भाई? वो बिलिरुबिन के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद भाई एक बात ध्यान रखना, हम यकृत से इतना ही करते हैं कि यकृत इसको बिलिरुबिन को इतना ही निकाले कि वो सिर्फ लैट्रिन के रंग को पीला कर दे। यदि बिलिरुबिन की अधिकता हो जाती है तो हमें पीलिया या जॉन्डिस रोग हो जाता है भाई। तो बिलिरुबिन की अधिकता के कारण ही पीलिया या जॉन्डिस रोग या फिर भाई हेपेटाइटिस ए भी इसी बीमारी का नाम है। ठीक है, पीलिया होने के बाद आपका सारा शरीर, आपकी आंखें, सारा पीला हो जाएगा, क्योंकि उसमें बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाएगी। तो लैट्रिन का रंग पीला किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण, अधिकता के कारण पीलिया या रोग हो जाएगा, हेपेटाइटिस है भाई। उसके बाद बी और सी आ जाएगी, जिसमें आदमी की डेथ हो जाती है भाई। उसके बाद भाई चौथा काम क्या करता है? चौथा काम ये करता है कि भाई ये अमोनिया को यूरिया में बदलता है। ठीक है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। ठीक है, अमोनिया खतरनाक होता है, उसको कम खतरनाक पदार्थ यूरिया में बदलने का काम किसका होता है? वो होता है यकृत का भाई। ठीक है, उसके बाद भाई पांचवा काम क्या करता है? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ठीक है, अब आपको एक प्रश्न बताना है कि शरीर में यदि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो आदमी को कौन सा रोग होता है? इसको कमेंट करके जरूर हमें बताएं। ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने पर कौन सा रोग हो जाता है वो बताना है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, यानी एक ईंधन के रूप में बदलता है। उसके बाद भाई छठा काम क्या करता है? छठा काम इसका ये होता है, छठा काम है इसका कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट को फैट या वसा में बदलेगा और वसा को बदलेगा कोलेस्ट्रॉल में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को फैट या वसा में और फिर उसको कोलेस्ट्रॉल में। भाई खूब दबा के खाइए, चाउमीन बर्गर खूब दबा के खाइए, फिर मोटे हो जाओगे, और मोटे हो जाओगे तो कार्बोहाइड्रेट किस में बदलेगा? वसा में, और वसा में किस में बदलेगा? कोलेस्ट्रॉल। यानी खाते रहिए, पीते रहिए और आखिर में भाई सोते रहिए। क्यों? यदि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाओगे तो फैट या वसा होगा, वैसे हो जाओगे, और वसा ज़्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आदमी की डेथ निश्चित है।
तो कम खाइए और कम खर्चा कीजिए। अगर ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपकी मौत हो जाएगी। ठीक है, एक प्रश्न ये आता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे अधिक कहाँ होती है? सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यकृत के ही अंदर होती है भाई। ठीक है, यकृत के ही अंदर होती है भाई। उसके बाद भाई 7वां क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई शराब तथा जहर इसको नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा शराब या भाई फिर जहर खाने से ये नष्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी भाई कुफर सेल, कुफर कोशिका समाप्त हो जाती है। सर आपने तो हमें एक बात बताई थी कि भाई ये अस्थिग्रस्त अंगों को स्वयं ठीक कर लेगा, तो फिर ये टूटेगा, नष्ट कैसे होगा? अब भाई मेरे को एक बात बताओ आप कि आपकी कैपेसिटी 50 किलो वेट उठाने की है और मैं आपके ऊपर 55 किलो वेट रख दूं तो क्या होगा? तो उसी प्रकार इसकी भी कोई लिमिट है। ठीक है, 5-7 लीटर तक ये उठ जाएगा, लेकिन भाई क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो आपकी कुफर सेल समाप्त हो जाएंगी, और कुफर सेल समाप्त हो जाएंगी तो आपको डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब जो खाते पीते हैं, ब्याह शादी में जो खाना पीना होता है वो ठीक होता है, दारू पी ली भाई, शराब पी ली, वो ठीक है, लेकिन एक उठते ही सुबह ही मुँह दारू से ही मुँह धोएगा तो भाई फिर ये समाप्त होगा या नहीं होगा? तो इसलिए आपकी कुफर सेल समाप्त होंगी और फिर ये मर जाएगा। इसके बारे में लास्ट प्रश्न क्या आता है? इसके बारे में लास्ट बात है भाई, लास्ट बात क्या है? वो लास्ट बात ये है कि जब भ्रूणावस्था होती है ना, भ्रूणावस्था होती है तो आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण भाई, आरबीसी का निर्माण लीवर के मेसोड्रम, मेसोड्रम भाग में होता है, लीवर के मेसोड्रम भाग में होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जब भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण या ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? लीवर के किस भाग में? मेसोड्रम में होता है भाई। ठीक है, तो भाई ये थी हमारी ग्रंथियाँ, जिसमें हमने मिश्रित ग्रंथि, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि हमने आपको कराई हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको दोनों वीडियो पसंद आई होंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो हम क्या करते हैं कि अगर आपको ये पसंद आई हो तो भाई आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आप भी करें, दोस्तों से भी कराएं, और भाई इस कोरोना महाकाल में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।